हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें अपन ने पढ़ लिया था पीक करंट, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू पढ़ ली थी, ठीक है। और मीन वैल्यू पढ़ ली थी, एवरेज वैल्यू फाइंड कर ली थी, आरएमएस वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने सर्किट्स पढ़े थे। सर्किट्स क्या होते हैं? आर सर्किट पढ़ा था, एल सर्किट पढ़ा था और अपन ने क्या पढ़ा था? सी सर्किट पढ़ा था वहां पर, ठीक है। उसके बाद में अपन आज कंटिन्यू करेंगे। आज चैप्टर पूरा हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर तक, ग्रेट, ठीक है। तो मैं कल का एक बार ब्रीफ रिव्यू करा देता हूं मैं तुमको लोगों को। क्या क्या पढ़ा था अपन ने? डीसी होती है, टाइम इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में एसी पढ़ी थी अपन ने कि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। एसी में तीन चार प्रकार की बताई थी मैंने, स्क्वायर वेव होती है और ट्रायंगुलर वेव होती है और साइनोसॉइडल वेव होती है, ठीक है। इसकी इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने, कितनी होती है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन होती है। ऐसे वोल्टेज की भी पढ़ी है, तो वोल्टेज की कितनी हो जाती है? बी अपॉन में साइन ओमेगा टी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अपन ने अल्टरनेटिंग करंट के रिंग के क्या पढ़े थे? मीन एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कितनी मिलती है? हाफ साइकिल के लिए मिलती है 0.637 आई नॉट, या इसी को फॉर्मूला बेस में क्या लिखते हैं अपन? 2 आई नॉट अपॉन में पाई लिखते हैं, ठीक है। ऐसे अपन अगर एवरेज वैल्यू किसके लिए निकाले, आई फुल साइकिल के लिए निकालते हैं, तो कितनी आती है? 0 निकल के आती है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आई आरएमएस वैल्यू निकल के आती है, तो वो कितनी आती है? अगर फॉर्मूला बेस चले तो कितना होता है? आई नॉट बाई रूट टू, और वैसे कितना होता है? 0.07 आई नॉट। मतलब करंट का कितना परसेंटेज हो गया? ये 70.7% करंट होती है आरएमएस की, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? इसके बाद अपन ने पढ़ा था आर सर्किट। आर सर्किट में क्या होता है? जो करंट होती है और जो वोल्टेज होता है, करंट और वोल्टेज दोनों का जो फेज होता है वो इक्वल फेज में होता है। तो फाई कितना डिग्री बनता है वहां पर? 0 डिग्री बनता है, ठीक है। इसके बाद में अपने एल सर्किट पढ़ा था, और एल सर्किट में जो करंट है वो लेग करती है पाई बाय टू एंगल किससे? बी से लेग करती है। और उसके बाद में सी पढ़ा था, सी में करंट पाई बाय टू आगे होती है, ठीक है। या वोल्टेज पीछे होता है, कितना? पाई बाय टू पीछे होता है, किससे? करंट से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए थे यहाँ पर, ठीक है। इसे अपन ने एक्स एल सर्किट के अंदर अपन ने एक्सएल पढ़ा था, एक्स सर्किट में एक्सी पढ़ा था। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा एल होती है, और एक्सी की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं? दैट विल बी इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं, ठीक है। जो कि एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करते हैं। एक एक्सएल इंडक्टर में करता है और एक्सी किस में करता है? कैपेसिटर में करता है। दोनों की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, क्योंकि करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं। किसके अंदर? एक कॉइल में रोकता है और एक कैपेसिटर के अंदर रोकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां तक अपन ने कंप्लीट बात कर ली थी। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एलसीआर, ठीक है। तो एलसीआर के लिए तुमको एल पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे? एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, ठीक है। डायग्राम बनाता हूं मैं इसका। और ये अपन ने क्या लगा दिया? अल्टरनेटिंग सोर्स। कितना होता है? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, डन। और ये अपना यहाँ पर R होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VR होगा। ये इंडक्टर होता है, इसके अक्रॉस इंडक्टर VL होगा। ये अपना C होता है, तो इसके अक्रॉस C होता है, ठीक है। VR पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? बता रखा है मैंने तुमको। VR पर पोटेंशियल ड्रॉप VR IR को होता है। VL पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? दैट विल बी एल डी आई अपॉन में dt होता है, बता रखा है। और VC पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? दैट विल बी Q बाई C होता है, Q इक्वल टू C भी होता है। तो ये इसके पोटेंशियल ड्रॉप हो गए, ठीक है। तो ये अपना सिंपल एक सीरीज एलसीआर सर्किट होता है। सीरीज का मतलब जानते हो, करंट की वैल्यू क्या रहती है? पूरे सर्किट में सेम रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा देखो,
तो अपने को एल और आर सबके सबके क्या पता होना चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं आर सर्किट की, मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूं उसी में, ताकि उसी में और नोट्स में भी लिखा हुआ है एज इट इज। अगर आर सर्किट की बात करें तो इसका फाई कितना होता है, 0 होता है, और जो करंट और जो वोल्टेज होता है वो तुम्हारा सेम फेज में होता है। इसमें होता है सेम फेज में। करंट की इक्वेशन क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बी की इक्वेशन क्या होती है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये अपना आर सर्किट होता है। ऐसे अगर अपन एल सर्किट की बात करें तो एल सर्किट के लिए क्या होता है, एल सर्किट के लिए होगा अपना यहां से क्या, अगर मैं फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय टू, और आई की इक्वेशन क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और वोल्टेज की क्या होती है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज की सब जगह सेम ही रहती है, ठीक है। बाकी करंट इसमें पाई बाय टू क्या करता है, लेग करता है। और ऐसे अपन अगर सी सर्किट की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, करंट की इक्वेशन होती है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई बाय टू, ठीक है। ठीक है, इसका अगर मैं फेजर कर्व बनाता हूं तो कुछ ऐसा बनता है, यही अपना आई होता है और यही अपना वी भी होता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अगर मैं इधर करंट को लेता हूं तो ठीक है। अगर मैं एल की बात करता हूं तो अगर ये मेरी आई है, ये मेरी आई है, तो आई पाई बाय टू लेग कर रही है, तो इसका मतलब वोल्टेज आगे होगा किसके अंदर, एल सर्किट में। तो वोल्टेज को मैं यहां बना देता हूं, तो ये मेरा वी एल बन जाएगा, और ये एंगल कितना डिग्री हो गया, दैट विल बी द पाई बाय टू। इसका मतलब यहां से करंट कितना डिग्री आगे है, सॉरी करंट वोल्टेज कितना आगे, करंट से पाई बाय टू आगे होगा, इसलिए मैंने ऊपर बनाया उसको। और अगर मैं एल सर्किट का बनाता हूं तो ये अगर मेरा आई ले रहा हूं इसको मैं, तो आई से आई करंट पाई बाय टू आगे है, इसका मतलब वोल्टेज पाई बाय टू क्या होगा, पीछे होगा, और वोल्टेज पीछे होगा तो कहां बनेगा इसका, ये नीचे बन जाएगा। इसको मैं क्या बना देता हूं, VC, और ये एंगल कितना बन जाएगा अपना 90 डिग्री का, ठीक है, क्या पाई बाय टू बन जाएगा यहाँ पर। तो ये इनके रेस्पेक्टिव फेजर कर्व आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तुमको पता है, पढ़ भी लिया होगा तुम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। और जब तीनों को कंबाइन कर देते हैं अपन, तो तीनों का कंबाइनेशन क्या बनता है अपना यहाँ पर, एलसीआर का फेजर कर्व बन जाएगा, ठीक है। एक और चीज बता दूं, जो फेजर कर्व होते हैं, जो फेजर होते हैं, जो फेजर कर्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेक्टर लो को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये मैं कल बताना भूल गया था, वैसे एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर। जो फेजर्स होते हैं, फेजर्स कर्व फॉलोज वेक्टर्स लो, यानी कि वेक्टर का ट्राइंगल लो फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं। तो अपन यहाँ पर इन कर्व में, फेजर में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या ट्राइंगल्स लॉ अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं एक बार एलसीआर का फेजर कर्व बनाता हूं, देखो कैसे बनेगा, देखो ठीक है, इसी से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो ये लो, ये इस तरफ मैं ले रहा हूं किसको, आई को, ये मेरी करंट है यहाँ पर, ठीक है। अभी भी मैंने बताया था करंट वरंट के बारे में, कौन सा कहां पर क्या क्या होता है, ठीक है। देखो करंट अब पहले बना रहे हैं अपन आर का। आर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज क्या रहता है, सेम फेज में रहता है। तो मैं इस तरफ क्या बना देता हूं इसको, इस तरफ मैं बना देता हूं इसका वी आर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों सेम फेज में रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं एल सर्किट का बनाना चाहूं तो एल में क्या होता है, करंट पीछे होती है और वोल्टेज क्या होता है, आगे होता है पाई बाय टू। तो वोल्टेज को आगे करो पाई बाय टू, तो मैं यहां बना देता हूं इसको इधर से इधर, तो इधर मेरा क्या बन जाएगा, वीएल बन जाएगा, ठीक है। और सी में क्या होता है अपना यहाँ पर, नीचे की तरफ पाई बाय टू पीछे होता है वोल्टेज, तो यहां पर मैं बना देता हूं इसको, इट विल बी बीसी, ठीक है। तो ये अपना वीएल वीसी का और वीआर का रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पर। और अभी भी हमें बताया कि फेजर्स किसको फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, तो अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे यहाँ पर। तो इन सब का अगर मैं वेक्टर का वो बनाऊं तो सभी, अगर तीन क्वांटिटी है तो इसका एक रिजल्टेंट निकलेगा, और ये रिजल्टेंट अपन क्या निकल के आता है, क्योंकि तीनों है तो क्या निकल के आएगा, वी एल सी आर, टोटल वोल्टेज होगा ये अपना।
VLCR, ये अपना VLCR होगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर VC की वैल्यू नेगेटिव में है और VL की वैल्यू पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक केस लेके चलते हैं कि सपोज दैट कि VL ग्रेटर होगा किससे, VC से। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करूं यहां पर, जैसे इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो दो कहीं ना कहीं बीच में होगा अपना यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसे, दैट विल बी VL माइनस VC से। किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, VL माइनस VC। तो इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू होगी, क्या ये भी मेरी VL माइनस VC होगी, बिल्कुल सही है, इक्वल। ठीक है, और ये मेरा क्या चलेगा, तुम्हारा VR चलेगा यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक और। तो यहां पर अपन ट्राइंगल का नाम दे देता हूं मैं इसको A, इसको मैं नाम दे देता हूं B, इसको नाम दे देता हूं मैं C। तो अपन क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, ठीक है, ये फेजर कर्व होगा इसका, तो अपन क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, क्या हम इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, करेंगे। तो पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है इसका, BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और प्लस में बेस का AB का स्क्वायर। ये अपन लिख सकते हैं यहां पर। VAC किसके इक्विवेलेंट है तुम्हारा, VLCR के इक्विवेलेंट है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इक्वल टू AB किसके इक्विवेलेंट है, तुम्हारा VR के स्क्वायर के, तो VR का स्क्वायर हो जाएगा, ये लो जी। फिर प्लस तुम्हारा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, BC, तो वो है तुम्हारा VL माइनस VC के इक्विवेलेंट है, तो इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आया यहाँ पर। ठीक है, अब तुमको पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, बताया था मैंने, VR का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दैट विल बी I नॉट R। ठीक है, पीक करंट ले रहे हैं अपन, क्योंकि पीक वोल्टेज यहां पर मिल रहा है। तो ठीक है, अगर मैं VL की बात कर लूं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, I नॉट, और R की जगह कौन काम करता है यहाँ पर, XL काम करता है। और अगर मैं VC की बात कर लूं तो यहाँ पर I नॉट और XL की जगह क्या काम करेगा, अपना XC काम करेगा। तो क्या दो तीनों वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप की शिफ्ट कर सकते हैं अपन, तो करो, कैसे करेंगे, देखो VLCR का स्क्वायर इक्वल टू VR का स्क्वायर में कितना हो जाएगा, I नॉट का स्क्वायर, दैट विल बी R का स्क्वायर, प्लस यहां पर हो जाएगा तुम्हारा I नॉट XL माइनस I नॉट XC, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से अपन कैलकुलेट करें तो I नॉट का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर को मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इस I नॉट को I नॉट का स्क्वायर से क्या ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन से भी क्या कॉमन आ रहा है, पूरी इक्वेशन से भी क्या कॉमन आ रहा है, I नॉट का स्क्वायर, तो अंदर कितना बच गया तुम्हारे पास, R स्क्वायर प्लस, और ये बच गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। डन, ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। तो कितना हो जाएगा, VLCR इक्वल टू, इसका रूट स्क्वायर से इसके स्क्वायर से स्क्वायर के, और इस पे क्या लग जाएगा तुम्हारा, रूट लग जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे लेके आओ इधर, तो VLCR अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर, I नॉट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, V नॉट अपॉन में I, क्या तुमने ओम्स लॉ में पढ़ा था क्या, कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो अगर यहां से मैं V बाई I निकालूं तो मेरा किसके इक्विवेलेंट आता है, रेजिस्टेंस के। ये सिंपल वायर की बात होती है, इसकी बात होती है सिंपल, बट अपन LCR की बात कर रहे हैं। LCR में तीनों कनेक्टेड है, L भी कनेक्टेड है, C भी कनेक्टेड है, और अपना R भी कनेक्टेड है। तो इस पूरे सर्किट में ऐसा कौन फैक्टर होगा जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जो रोकेगा करंट को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ नहीं सकता क्योंकि इसमें L और C भी कनेक्टेड है, XL भी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें R और C भी कनेक्टेड है, और XC भी नहीं आ सकता क्योंकि L और R कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, और वो नई टर्म V बाई I को क्या कराएगी, दैट विल बी Z, और Z को अपन क्या बोलते हैं, दैट विल बी इम्पीडेंस।
क्या बोलते हैं, इंपिडेंस। तो ये तुम्हारा Z होगा। तो एलसीआर में जो करंट को अपोज करती है या करंट को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो फैक्टर क्या कहलाता है, अपना Z कहलाता है। और Z को अपन क्या बोलेंगे, Z को बोलेंगे दैट्स कॉल्ड द इंपिडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। क्या बोलेंगे, इंपिडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। तो मैं यहां लिख दूं तो अपना Z इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना Z निकल के आएगा किसमें, एलसीआर सर्किट के अंदर। और यही फाइंड करने के लिए तुमको एग्जाम में बोलता है, तो पूरी अलाइनमेंट तुमको यहां से लेकर यहां तक करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो एक बात देख लो फटाफट, जल्दी से रिकल कर लो। ये एलसीआर सर्किट का कंप्लीट हो गया तुम्हारा। ठीक है, एलसीआर सर्किट के कंप्लीट नहीं, मतलब इंपिडेंस अपन ने फाइंड कर ली इसकी यहाँ पर। ठीक है, एक बात देख लो यहाँ पर, ये मैंने कंप्लीट एक ही बोर्ड में कर दिया। ठीक है, देख लो फटाफट। ठीक है, डन। और ये यहां पर जो फेज डिफरेंस बनता है ना, ये 5 होता है। कितना होता है, 5। तो यहां से अपन फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, और वो किससे निकालेंगे अपन, वो निकालेंगे अपन tan फाइ से। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, VL माइनस VC अपॉन बेस कितना है इसका, दैट विल बी VR। यही होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो tan फाइ इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan फाइ होगा अपना यहां से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I नॉट XL माइनस I नॉट XC अपॉन में I नॉट R। और अगर मैं यहां से I नॉट को कॉमन लूं तो ये कितना बच जाएगा, XL माइनस का XC, और अपॉन में कितना हो जाएगा, I नॉट अपॉन में R। R से R कैंसिल हुआ, अपना जो tan फाइ निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, XL माइनस का XC और डिवाइडेड बाई क्या निकल के आएगा, R। ये तुम्हारा फेज डिफरेंस निकलेगा किसका, एलसीआर सर्किट का। कैलकुलेट कर, ठीक है, देख लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा एलसीआर का। ठीक, नाउ नेक्स्ट Z क्या निकल के आया, Z निकल के आया अपना रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इसके 3 केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। पहला केस बनेगा इसमें, अगर XL मेरा ग्रेटर हो किससे, XC से। सेकंड केस बनेगा मेरा मेरा XC ग्रेटर हो किससे, XL से, इस पहले वाले का रिवर्स। और थर्ड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होगा XL इक्वल टू XC। ठीक है, अगर मेरा XL ग्रेटर देन XC है, मतलब मींस XC ऑलमोस्ट क्या करना पड़ेगा अपने को, 0 करना पड़ेगा। मेरी Z किसकी इक्विवेलेंट मिलेगी, Z मिलेगी मेरे को R स्क्वायर प्लस XC को 0 कर दिया अपन ने, तो क्या बचेगा अपने पास, XL का स्क्वायर, XL का स्क्वायर। ये इंपिडेंस आएगी अपनी, और ये इंपिडेंस R और L है ओनली। तो सर्किट जो होगा अपना LCR वो किसकी तरह बिहेव करेगा, दैट विल बी LCR सर्किट की तरह, सॉरी LR सर्किट की तरह। तो कोई तुमसे पूछ ले कि LR सर्किट की इंपिडेंस क्या होगी, तो R स्क्वायर प्लस में क्या होगा तुम्हारा, XL का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर A हो तो यहाँ पर XL को क्या करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 0, और X तो यहाँ पर Z इक्विवेलेंट कितना मिलेगा तुमको, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, XC का स्क्वायर हो जाएगा। डन। ठीक है, और इस सर्किट में जो सर्किट होगा तुम्हारा LCR वो किसकी तरह बिहेव करेगा, दैट विल बी RC सर्किट की तरह, क्योंकि R आ रहा है और इसके अंदर क्या आ रहा है तुम्हारा, C आ रहा है, तो RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो कोई तो पूछ ले कि RC सर्किट की इंपिडेंस कितनी होती है, तो दैट विल बी XL R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। और मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है XL इक्वल टू XC। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, XL माइनस XC को। तो अगर XL इक्वल टू XC कर दिया तो ध्यान से देखो, यहां पर इक्विवेलेंट होगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरा Z किसके इक्विवेलेंट मिलेगा,
दैट विल बी आर के इक्विवेलेंट मिलेगा। इसी को कौन सी कंडीशन बोलेंगे, दोबारा रिपीट लिख देता हूं मैं, दैट विल बी रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन कब होगी, जब एक दूसरे के एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा, मतलब दोनों इंडक्टर की का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का इंडक्टेंस एक दूसरे के अगर इक्विवेलेंट है, तो ऐसी कंडीशन में अपनी जो टोटल इंडिडेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसका मतलब जो सर्किट होगा तुम्हारा वो आर सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। किसकी तरह, आर सर्किट की तरह। तो यहां पर तुम्हारा जो फाई बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट का फेज डिफरेंस कितना होता है, तो जीरो आर के इक्वल ही होगा, क्योंकि जेड किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, आर के। तो सर्किट किसकी तरह बिहेव करने लगता है तुम्हारा, आर सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए इसका आर में फाई कितना होता है, 0। तो यहां पर भी फाई कितना मिलेगा तुमको, 0 डिग्री मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो ये तीन केस निकल के आते हैं यहां पर। ठीक है, हाँ देख लो एक बार इसको, तीनों केस देख लो एक बार फटाफट फटाफट। ये है तुम्हारा एल आर की तरह बिहेव करेगा, ये आर सी की तरह बिहेव करेगा, और लास्ट वाला सर्किट तुम्हारा आर सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आर सर्किट का फेज डिफरेंस 5 होता है, तो यहां पर भी फेज कितना मिलेगा तुमको, 5 मिलेगा तुमको यहां पर। ठीक है, देखो फटाफट। डन, चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस सर्किट एलसीआर या सीरीज रेजोनेंस एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो अभी अभी अपन ने पढ़ लिया, एलसीआर का मतलब एल बी कनेक्टर, सी बी कनेक्टर, आर बी कनेक्टर। और रेजोनेंस का मतलब क्या हो जाएगा, कि रेजोनेंस का मतलब है कि एक्स एल इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होगा, तुम्हारा एक्सी के इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सी के इक्विवेलेंट। और एक्सी की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट है, ओमेगा एल के। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 1/ओमेगा सी के। ठीक है, ठीक है, यहां से तो अगर मैं ओमेगा को इधर ले आता हूं और एल को नीचे ले जाता हूं तो मेरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 में कितना हो जाएगा, एल सी। और यहां से अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो ओमेगा और रेजोनेंस मिलेगा अपने को, तो यहां से कितना ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 में रूट में एल सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं और आगे सॉल्व करूं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, दैट विल बी 2 पाई एफ होती है। तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करें अपन तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ, और आर, आर का मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू 1 में कितना हो जाएगा, रूट में एल सी। तो मेरे को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो एफ को मैं नीचे ले जाऊंगा तो मेरा एफ आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/2 पाई रूट में एल सी। तो इसको बोलते हैं अपन, दैट विल बी कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको अपन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट होगा किसका, एलसीआर का। ठीक है, तो इसमें ये डिफाइन करना होता है अपने को क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, कि वो एक्सएल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक्ससी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फिर अपने को क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कितनी होती है, 1/2 पाई, और रूट में कितना हो जाएगा, एलसी हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात क्या क्या नोट पॉइंट अपन लिख सकते हैं एलसीआर रेजोनेंस में। देखो, क्या मेरा एक्सएल इक्वल टू किसके होता है, एक्सी के। ये पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पर, ये एक्सएल किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सी के, तभी क्या फॉलो अप होगा तुम्हारा, रेजोनेंस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सीरीज जब भी रेजोनेंस फॉलो अप होगा तो जो टोटल रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस सर्किट का, वो किसके इक्विवेलेंट होगा तुम्हारा, 0 के इक्विवेलेंट। देखो दोनों 0 हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर, तो टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तुम्हारा जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस का मतलब जेड है, वो इस सर्किट की सबसे क्या जाती है, मिनिमम हो जाती है। ये भी ध्यान रखना। और अगर इम्पिडेंस मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम।
जो करंट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैक्सिमम। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, इसी वजह से सर्किट को अपन रेडियो ट्यूनिंग में काम लेते हैं। इसमें काम लेते हैं, रेडियो ट्यूनिंग में। तो ये एलसीआर सर्किट का हमारा कंटिन्यूएशन है, ठीक है। इसका जो एक और पॉइंट हो गया, 4 5 6 पॉइंट, इसका फेज डिफरेंस कितना मिलता है तुमको, 0 मिलता है, ठीक है। निकाल के देख लो, tan फाई कितना आया था, tan फाई आया था एक्सएल माइनस का एक्ससी अपॉन में आर, ये दोनों इक्विवेलेंट है तो 0 हो जाएगा। तो tan फाई इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। तो फाई की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी, 0, क्योंकि tan 0 भी क्या होता है, 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो रेजोनेंस सर्किट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा, टोटल रिएक्टेंस 0 हो जाएगा, इम्पीडेंस मिनिमम होती है, अगर इम्पीडेंस मिनिमम है तो तुम्हारा करंट मैक्सिमम होगा। इसीलिए सर्किट को अपन कहां यूज करते हैं, रेडियो ट्यूनिंग में करते हैं, फ्रीक्वेंसी यूज करने में। इसका फाई कितना होता है, 0 होता है, और tan फाई मतलब वही वाली बात है कि फाई कितना मिलेगा तुमको, यहाँ पर 0 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज रेजोनेंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा एलसीआर सर्किट। तुमसे इम्पीडेंस निकालने के लिए पूछेगा तो फेजर वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तुम्हारा z निकल के आ जाएगा। z कितना निकल के आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर निकल के आएगा। उसके बाद अपने को 3 केस पढ़ने को मिलेंगे कि एक्सएल ज्यादा होगा एक्ससी से तो तुम्हारा सी 0 हो जाएगा, सर्किट आरएल की तरह बिहेव करेगा। अगर सी ज्यादा है तो एक्सएल 0 हो जाएगा, सर्किट आरसी की तरह बिहेव करेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो सर्किट तुम्हारा किसकी तरह बिहेव करेगा, सर्किट तुम्हारा आर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन ने पर निकाल ली, कितनी होती है, 1/2 पाई, और रूट में कितनी होती है, एलसी के इक्विवेलेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज तुमको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें मैंने और भी डिटेल से लिख रखा है रेडियो ट्यूनिंग का, इन सबका, तो एक बार तुम वहां पर थ्योरेटिकल से पढ़ लेना है यहाँ पर, ठीक है, डन। अब बात आती है रेजोनेंस कर्व की, कि रेजोनेंस कर्व कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर मैं करंट को लेता हूं, करंट अपनी मैक्सिमम है, अपन कौन सी करंट लेते हैं यहाँ पर, आरएमएस। और इधर अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आती है रेजोनेंस में, तो इसका कर्व बनता है कुछ ऐसा। ये अपनी एफ आर होती है, एफ आर का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और ये अपनी मैक्सिमम करंट होती है, इसको अपन क्या बोलेंगे, आई आर एम एस बोलेंगे। तो ये आई में और किस में कर्व हो गया, एफ में। अगर इसी कर्व को अगर मैं किस किस में ड्रॉ करूं, जेड में, जेड अपना मिनिमम मिलता है, तो ये करो आई बाई आई जेड के क्या होता है, रिवर्स होता है भाई, रेजिस्टेंस ही तो है, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और करंट ज्यादा तो इम्पीडेंस कम, और इम्पीडेंस कम है तो तुम्हारा इसका उल्टा हो जाता है। इसका कर्व कैसा बनेगा, इट विल बी कुछ इस तरीके का बन जाएगा, और ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, दैट विल बी जेड मिनिमम, और यहाँ पर तुम्हारी एफ आर मिलेगी तुमको, ठीक है। तो दो कर्व पहुंचे जा सकते हैं तुमको यहाँ पर, ठीक है, आई में, एफ में, और जेड में, और एफ में पहुंचे जा सकते हैं, ठीक है। आई का याद रख लो, जेड का उसको जस्ट उल्टा बना देना है तुमको यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पार्ट, एक और कर्व बनेगा इसका, कौन सा, अगर मैं तीनों में बनाऊं, एक्सएल एक्ससी और इसमें, और इधर मेरी फ्रीक्वेंसी है, इधर मेरा रेजिस्टेंस की सारी होंगे, तो एक्स, ठीक है। तो यहां पर देखो, पहले एक्सएल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्ससी होता है वो 1/x करता है, और जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो तो डिपेंड ही नहीं करता है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सएल और एफ में कैसा बनेगा, इधर एक्सएल और एफ लिख देता हूं मैं, एक्स एक्ससी सॉरी, एक्सएल, तो एक्सएल का बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा, और एक्ससी का कैसा बनेगा, इनवर्सली है तो इनवर्सली आएगा यहाँ पर, ठीक है, इनवर्सली डिक्रीज होगा यहाँ पर। इस पॉइंट पर तुम्हारा एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्ससी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है तुमको, और ये वाली पॉइंट होगी तुम्हारी एफ आर, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट पर क्या होगा, तुम्हारा रेजोनेंस होगा। एक बार पूछा हुआ था, यहाँ ए पॉइंट दे रखा था, यहाँ बी पॉइंट दे रखा था, यहाँ सी पॉइंट दे रखा था, बोल रहा था कि किस पॉइंट पर तुम्हारा रेजोनेंस अकर होगा, तो किस पॉइंट पर बनेगा तुम्हारा रेजोनेंस, सी पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों ही वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, एक्सएल इक्वल टू क्या हो रहा है तुम्हारा, एक्ससी के इक्विवेलेंट हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है, तो इस वाले कर्व को इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, इस वाले कर्व को कैसा आएगा ये तुम्हारा कर्व। ठीक है, नाउ नेक्स्ट तुम्हारा आता है क्या, हाफ पावर पॉइंट बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो पहले हाफ पावर पॉइंट छोटी सी डेफिनेशन है इसकी वो पढ़ेंगे, फिर अपन बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे और उसी से क्या निकल के आएगा तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार कर्व ड्रॉ करता हूं, रेजोनेंस कर्व। ये अपनी आई है, इधर इधर क्या रहती है अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर करके बनाता हूं इसको मैं। ऊपर हेडिंग तो देख लेना, हाफ पावर पॉइंट है, बैंडविड्थ है और तुम्हारी क्वालिटी फैक्टर है यहाँ पर। ठीक है, मैं कर्व को इस तरह बना रहा हूं, देखो ये तुम्हारा आई, इधर तुम्हारी आई है, इधर तुम्हारा एफ, ये तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर। यहां पर मैं एक पॉइंट मान रहा हूं जहां से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं F1, इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं F2। ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है, और ये वाली करंट है अपनी, ये अपनी आई RMS है, ये मैक्सिमम है यहां पर। ठीक है, तो कर्व से तुमको ध्यान से पता चल रहा होगा क्या कि अगर अपन इस वाले पॉइंट के, मैक्सिमम वाले पॉइंट के इस तरफ आते हैं या इस तरफ जाते हैं तो करंट की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों डिक्रीज हो रही है, करंट भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तुमने कभी एफएम सुना है, कभी रेडियो ट्यूनिंग किया हो तुमने, 98.3 कोई रेडियो स्टेशन होता है जैसे रेडियो मिर्ची वाला होता है। अगर तुम 98.2 ट्यून कर लेते हो, ठीक है, और या फिर तुम 98.4 ट्यून कर लेते हो इस वाले में, तो इन दोनों पर तुमको एक क्लियर फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देगी, बिल्कुल नॉइज सा आने देगा, खर्र खर्र से आवाज आने लगेगी। लेकिन जब तुमको यहां पर 98.3 ट्यून कर लेते हो, इस कंडीशन में तुम्हारा एक्सएल किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, तुम्हारा एक्सी के। मतलब तुमको दोनों तरफ इंक्रीज कर दो फ्रीक्वेंसी को या फिर डिक्रीज कर दो, करंट की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, दोनों तरफ से डाउन ही होगी। अगर इंक्रीज कर दोगे तो भी डिक्रीज होगी और डिक्रीज कर दोगे तो भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां पर अपने को दो पॉइंट मिलते हैं जहां पर पावर क्या जाती है, हाफ हो जाती है, पावर क्या जाती है, हाफ। ये ध्यान रखना, इन पॉइंट पर पावर क्या जाती है, हाफ, इसीलिए इन दोनों पॉइंट को क्या कहते हैं अपन, हाफ पावर पॉइंट। क्या करते हैं, हाफ पावर पॉइंट। तो वापस क्या करेंगे, पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, वापस करंट को बढ़ाना पड़ेगा अपन। तो यहां पर जो पावर होती है या जो पावर होता है या करंट होती है, देखो तुमने पहले कभी पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर टी होता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। आई स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पर। ठीक है, तो पावर को वापस अगर डबल करना है तो ध्यान रखना, इन पॉइंट पर जो करंट होती है ना, वो उसका 1/√2 टाइम्स होती है। कितना टाइम्स होती है, इन वाले पॉइंट पे। मतलब अगर तुम करंट को वापस ट्वाइस कर दोगे, 1/√2 टाइम्स इंक्रीज कर दोगे, तो ये करंट वापस कहां पर पहुंच जाएगी, तुम्हारी आई मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। क्योंकि √2 का फैक्टर आ रहा है तो उस तरफ चला जाएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन पॉइंट पर जो करंट होती है वो अपनी आई RMS का कितना होती है, दैट विल बी 1/√2 टाइम्स होती है। कितनी होती है, 1/√2। ये ध्यान रखना, इतना अगर तुम करंट को इंक्रीज कर देते हो तो वापस क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक मैक्सिमम फ्लक्चुएशन मिलेगा तुमको यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि हाफ पावर पॉइंट किसे कहते हैं, जहां पर पावर को
पावर का करंट का कितना करने पड़े अपने को 1/√2 टाइम्स इंक्रीज करना पड़े, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ पावर पॉइंट की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो P1 के अक्रॉस कितनी आ रही है F1, और Q के अक्रॉस कितनी आ रही है तुम्हारी F2 निकल के आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इन्हीं पॉइंट को अपन P और Q क्या कहलाएंगे तुम्हारे, P पॉइंट और Q पॉइंट, दैट विल बी द हाफ पावर पॉइंट पॉइंट कहलाएंगे यहाँ पर। क्या कहलाएंगे, हाफ पावर पॉइंट। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक बार देखो डेफिनेशन लिखी हुई, एक बार देखो कितना इंक्रीज करना पड़ रहा है, कितना डिक्रीज करना पड़ रहा है, वो चीज देखो एक बार फटाफट। हाँ, करंट का करना पड़ेगा, जो करंट है IRMS, उसको करंट को मैक्सिमम का कितना करना पड़ता है, 1/√2 टाइम्स करना पड़ता है ना मैक्सिमम करंट। हाँ, ये तुम्हारे हाफ पावर पॉइंट हो गए। तो अपन ने क्या किया, यहां से अपन ने ये किया कि जो तुम्हारी करंट है IRMS, इसको अपन ने क्या किया, IRMS मैक्सिमम का कितना किया, 1/√2 टाइम्स ये किया। तो IRMS को अपन क्या लिख सकते हैं, VRMS, LCR की करंट तो क्या आएगा नीचे Z, ये तो मैक्सिमम करंट है, सिंपल I नॉट पीक वैल्यू है, इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन VRMS, यहाँ पर V नॉट भी लिख सकते हैं, अपॉन में √2 और V नॉट, मतलब सिंपल V/R लिख दिया इसको अपन ने। और ये LCR वाली करंट थी, तो ये तुम्हारा क्या लिख के आ गया अपना यहाँ से सिंपल, ये LCR वाली करंट है इसलिए अपन ने Z लिखा। ये मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट तो सर्किट की करंट होगी टोटल, तो उसको अपन ने क्या लिख दिया, V/R की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो आई थिंक यहां से जेड VRMS से VRMS क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसको रिवर्स करो, तो जेड इक्वल टू कितना निकल के आएगा तुम्हारा, √2R, ये रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, अब यहां से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बैंड निकालना चालू करते हैं। जेड की वैल्यू क्या होती है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू √2R हो जाएगा यहां से। ठीक है, ठीक है, इसको, और रूट में भी होता है, सॉरी ये रूट में भी होता है। ठीक है, इधर से रूट हटाओ, उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो क्या मिलेगा तुम्हारा R² प्लस ये हो जाएगा XL माइनस का XC का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 अपॉन में R का क्या हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा तुम्हारे पास R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इस चीज को हो जाएगा अपना 2R का स्क्वायर। इस R को उधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू 2R में से R² लेस हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास R² बचेगा। इधर से स्क्वायर हटाओ तो उधर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में निकल के आएगा, तो XL माइनस XC इक्विवेलेंट में क्या बचेगा तुम्हारा प्लस माइनस R। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब प्लस माइनस कैसे हो रहा है, क्योंकि दो कर्व आए थे अपने पास, एक ये वाला है एक ये वाला, एक के अक्रॉस F1 फ्रीक्वेंसी है, एक के अक्रॉस F2 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो XL को तुम क्या लिख सकते हो, XL को लिख सकते हो तुम ओमेगा L, माइनस XC को क्या लिख सकते हो, तो 1/ओमेगा, ओमेगा C लिख सकते हैं, ओमेगा C, और इक्वल टू में क्या आ गया तुम्हारे पास प्लस माइनस R आ गया। तो ये अपना मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, एक बार ऊपर से देखना शुरू से वापस कैसे सोल्व किया अपन ने। ठीक है, तो दोनों का रेजोनेंस, ये लो। ठीक है, तो ये IRMS, ये हाफ पावर पॉइंट से मिला अपने को, IRMS इक्वल टू 1/√2 टाइम्स करना पड़ेगा। फिर अपन ने ये दोनों की वैल्यू पुट करी, RMS कैंसिल हुआ, Z इक्वल टू 2R। इम्पीडेंस सर्किट की क्या होती है, LCR सर्किट की ये होती है, इधर से रूट स्क्वायर करके सिंपल मैथमेटिक्स करके अपन ने ये वाला फॉर्मूला लेके आया। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं इसको, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इक्वल टू प्लस माइनस R, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं F1 वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ω1L माइनस 1/ω2C इक्वल टू, और यहां मैं लिख रहा हूं इधर वाले पॉइंट के लिए माइनस R, इस वाले पॉइंट के लिए क्या लिख रहा हूं मैं माइनस R। और अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं 2 वाले की, तो ω2 माइनस 1/ω2C और इक्वल टू में क्या लिख देंगे अपन प्लस। ये अपने पास दो इक्वेशन निकल गए, एक F1 के क्रॉस है और एक F2 के क्रॉस है यहां पर। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है।
मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं ताकि तुमको थोड़ा अच्छा याद रहेगा। क्या लिखा? ओमेगा 1 L माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 C इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट रहेगा तुम्हारा? माइनस आर के। और ओमेगा 2 L माइनस ओमेगा 2, अरे यार 1 अपॉन ओमेगा 2 C किसके इक्विवेलेंट रहेगा तुम्हारा? प्लस आर के इक्विवेलेंट रहेगा। ये लो जी, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। इसी से तुमको बैंडविड्थ मिलेगी यहाँ पर। तो अपन क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। करो फटाफट, इसको इसमें ऐड करेंगे अपन तो क्या निकल के आ जाएगा अपना? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और कॉमन बाहर क्या आ जाएगा? दोनों से L कॉमन आ जाएगा। माइनस, ये माइनस माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, ये 1/c भी कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है। तो ये 1/c, और अंदर क्या बचेगा तुम्हारे पास? 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 इक्वल टू में माइनस का r और प्लस का r, ये दोनों क्या हो जाएंगे तुम्हारे? जीरो हो जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया अपन ने। यहां से माइनस माइनस भी कॉमन लिया और ये C2 यहां बन गया अपना यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद में देखो क्या कर लेंगे? ओमेगा 2 1 या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1/C, और यहां पर क्या लिखेंगे अपन? एलसीएम लेके ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो यहां पर भी कितना बन जाएगा? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां कितना बच जाएगा तुम्हारे? यहां से L, ये L भी बचेगा। यहां पर बच जाएगा तुम्हारा L माइनस 1/C, और यहां से तुमने क्या कॉमन ले लिया? ओमेगा 1 ओमेगा 2 कॉमन ले लिया, तो 1 में क्या बच गया? ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू में क्या बच गया तुम्हारा यहाँ पर? 0। ये वैल्यू कहां चली जाएगी? शिफ्ट होके 0 में। अगर ये 0 में चली गई तो अपन क्या लिखेंगे? यही बचेगा अपने पास ओनली L माइनस 1/C, और ये जाएगा 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2, और इक्वल टू में क्या बन जाएगा तुम्हारा? 0। माइनस को उस तरफ लेके जाओ तो L इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 1/C, और ये किसके नीचे कितना आ जाएगा? 1/ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, ठीक। अगर मैं C को इधर लेके जाऊं तो मेरे पास 1/ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी तुम्हारी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लेसन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ए दे रहा हूं। तो ये रिलेशन कब मिला मेरे को? जब मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया? ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। 1/ओमेगा 1 1/ओमेगा 2 इक्वल टू क्या मिला अपने को? LC मिला यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? क्या क्या इक्वेशन थी अपने पास? ओमेगा 1 L माइनस 1/ओमेगा 1C इक्वल टू माइनस का R था। अब ओमेगा 2 L माइनस 1/ओमेगा 2C इक्वल टू प्लस का R है। ये अपनी इक्वेशन 1 थी, ये अपनी इक्वेशन 2 थी। 2 में से 1 को लेस कर रहे हैं, मतलब इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो कैसे लिखूंगा? देखो ऐसे लिखूंगा, एक बार ध्यान से देखो। ओमेगा 2 L माइनस 1/ओमेगा 2C ऐसे लिखेंगे। माइनस 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, माइनस ओमेगा 1 L माइनस 1/ओमेगा 1C, और इक्वल टू में क्या मिलेगा तुमको? यहां से पहले R आएगा, फिर माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? R प्लस, ठीक है। देखो ओमेगा 2 L माइनस 1/ओमेगा 2C माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1/ओमेगा 1C इक्वल टू में कितना हो गया तुम्हारा? 2R। इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे और इससे कुछ कॉमन आ रहा है तुम्हारा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन आ रहा है, और L कॉमन ले लिया अपन ने। यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? ठीक है, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 1/C कॉमन आ रहा है, साइन अभी देखेंगे। और ये माइनस का 1 कितना है? ओमेगा 2, और ये तुम्हारा प्लस का 1 कितना है? ओमेगा
इक्वल टू में कितना चल रहा है तुम्हारा 2r। यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं अपन, ठीक है, तो तुम्हारा ये प्लस बन जाएगा, ये तुम्हारा माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये कितना हो गया l, तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन सी, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 सॉरी एक मिनट 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस का 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, आई थिंक आप एलसीएम ले सकते हो सिंपली। ठीक है, कितना आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल माइनस का 1 अपॉन सी, और ये एलसीएम कितना आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, और यहां से ओमेगा 1 से ओमेगा कैंसिल, तो ओमेगा 2 माइनस क्या बचेगा ओमेगा 1 इक्वल टू में कितना बच गया तुम्हारे पास 2r। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा तुम्हारे यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन, और यहां पर कितना बच गया तुम्हारे पास एल माइनस 1 अपॉन सी, यहां कितना बच गया 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, और बाहर की तरफ कितना बच गया तुम्हारे पास 2r। एक इक्वेशन ए दी थी अपन ने, वहां से 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आई थी तुम्हारे पास एलसी आई थी, नहीं आई थी, एलसी आई थी, तो यहां पर मैं एलसी पुट कर सकता हूं इसकी जगह, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ये एल माइनस 1 बाई सी, और इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे अपन इनटू में एलसी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो सी से सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, और इसको इंटरचेंज किया था, ये प्लस रहेगा। ठीक है, ओमेगा 2, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद में इक्वल टू में कितना चलेगा तुम्हारा 2r चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा सी से सी कैंसिल हो गया, तो एल प्लस एल कितना हो गया तुम्हारा 2l इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे यहां से 2r, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे पास r बाई एल मिलकर गया है। ये तुम्हारा एक नया रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, दूसरी बात ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू होती है अपने पास 2 पाई एफ होती है, तो अगर मैं यहां पुट करूं तो 2 पाई F2 माइनस का 2 पाई F1, और इक्वल टू में क्या चलेगा तुम्हारा R बाई एल, अगर यहां से मैं 2 पाई कॉमन लेके नीचे भेजूं तो मेरा बचेगा F2 माइनस का F1 इक्वल टू में कितना बचेगा R बाई एल, और ये मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा तुम्हारा यहां पर 2 पाई, और कितना हो गया L। इसी को तुमको क्या बोलते हो, दैट विल बी बैंडविड्थ। F2 माइनस F1 अपॉन में R अपॉन में 2 पाई L इक्वल टू क्या बचता है तुम्हारा बैंडविड्थ मिलती है, यहाँ पर क्या मिलती है बैंडविड्थ मिलती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हाफ पावर पॉइंट था और ये तुम्हारी बैंडविड्थ थी। आई थिंक डेरिवेशन में भी सिलेबस में नहीं है आरबीसी बोर्ड में, बट एक बार फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना थोड़ा मोटा मोटा, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, और फॉर्मूले जरूर याद रखना क्या क्या, ये 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके इक्विवेलेंट निकल के आता है एलसी के, और लास्ट में जो फॉर्मूला निकल के आएगा F2 माइनस F1 किसके इक्विवेलेंट निकल के आएगा R अपॉन में 2 पाई L के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बैंडविड्थ का काम डन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो बैंडविड्थ सिंपल चाहिए भाई, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इक्वल टू कितना मिलता है R अपॉन में 2 पाई L निकल के आता है यहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट, इसको मैं छोटा करने की कोशिश करूं, इससे ज्यादा नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से। ये है तुम्हारा, देख लो फटाफट। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या
क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे अपन? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर होता है कि रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है तुम्हारी? एफ आर। और बैंडविड्थ कितनी होती है तुम्हारी? डेल्टा एफ। और डेल्टा एफ को तुम क्या लिख सकते हो? एफ आर अपॉन में एफ टू माइनस का एफ वन लिख सकते हो। इसको और क्या लिख सकते हैं अपन ओमेगा के फॉर्म में? ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा टू माइनस का ओमेगा वन। ये तुम्हारे क्वालिटी फैक्टर के सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो बैंडविड्थ का रेशियो होगा किससे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा किससे? बैंडविड्थ से। उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो सिंपल और क्या लिख सकते हैं अपन? देखो, अगर मैं इसको देखो ओमेगा टू ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। और ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अभी निकल के आया था, कितना होता है? दैट विल बी इक्वल टू आर बाई एल के इक्वल होता है। अभी अभी जब इक्वेशन को टू को माइनस किया था अपन ने, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा आर अपॉन में आर बाई, और नीचे एल को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक नया फॉर्मूला ये निकल के आएगा। फॉर्मूले क्वालिटी फैक्टर के सारे आने, किसी भी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पहुंच सकता है तुमसे यहाँ पर। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट किया, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इसके बाद अपने को पता होता है क्या कि ओमेगा एल किसके इक्विवेलेंट होता है? दैट विल बी एक्सएल के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर क्यू इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? एक्सएल अपॉन में कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पर? हाँ, तो यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आ रही क्या? रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस। दोनों का जो रेशियो होता है वो भी क्या कहलाता है तुम्हारा? वो भी क्या कहलाता है? क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले मैंने ऊपर लिख दिए थे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में एक और फॉर्मूला क्या? अगर Q इक्वल टू क्या लिख रहे हैं अपन? ओमेगा आर एल अपॉन में आर लिख रहे हैं। तो ओमेगा आर क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन एल सी लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन अपॉन रूट में एल इंटू सी, और इंटू में कितना हो जाएगा? एल अपॉन में आर हो जाएगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? इस रूट एल से ये एल कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? रूट एल टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? रूट एल बाई रूट सी, रूट एल अपॉन में रूट सी, और इंटू में कितना बच गया? वन बाई आर, ये बचेगा। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्वालिटी फैक्टर का? Q इक्वल टू वन बाई आर और रूट अपॉन में एल अपॉन में सी। ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। इससे नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तुम्हारे सीबीएसई में भी, आरबीएसई में भी, सब जगह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आर रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टर है, सी तुम्हारा कैपेसिटेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज क्या? क्वालिटी फैक्टर करता क्या है? क्यों डिफाइन कर रहे हैं अपन इसको? तो ध्यान रखना, रेजोनेंस करो की शार्पनेस बताता है। ये क्या बताता है? टू डिटरमाइन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। ये अपना, ठीक है। तो ये क्वालिटी फैक्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वन बाई रूट में कितना हो गया? रूट में एलसी हो गया। एक बार मैं सारे फॉर्मूले जगह ला देता हूं, एक बार देख लो फटाफट से, जल्दी से, 2 मिनट लगेगी। ठीक है, बैंडविड्थ का रेशियो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, सॉरी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ से रेशियो क्या कहलाएगा अपना? बैंडविड्थ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, ये भी है। 3-4 डेफिनेशन अपनी यहां से निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखो फटाफट। हाँ, हाँ, ठीक, ठीक है, चलो ठीक है। नाउ अपन बात करते हैं एवरेज पावर इन एसी सर्किट्स। एवरेज पावर इन एसी सर्किट्स। ठीक है, तो क्या लिखते हैं अपने पावर को? इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? वोल्टेज मल्टीप्लाई कंडक्टर। ठीक है, ये लिखते हैं अपन। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे?
अपन लिखेंगे, अगर नॉर्मल फॉर्मूला लिखना है तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना V इंटू आई। ये तुम्हारी सिंपल है, ठीक है। V अपना क्या होता है अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर, V नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ रखा तुम लोगों ने। और I कितना होता है तुम्हारा, I नॉट साइन ओमेगा टी, और फेज डिफरेंस माइनस प्लस फाइव ले सकते हैं अपन, कहीं किसी में प्लस फाइव था किसी में माइनस फाइव था, तो अपने को एक ही साइन यूज करना है यहाँ पर, तो कोई सा भी कर सकते हैं, इसी को वो नहीं है अपने को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या यूज करूं, माइनस यूज कर लो, प्लस यूज कर लो, कोई ना, तो माइनस का क्या हो गया, फाइव होगा। ये अपना पी कोड, वी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरी बात, तो अगर अपन इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, तो पहले अपन पी इंस्टेंटेनियस फाइंड होगा, तो क्या लिखेंगे अपन, v की वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव, लिख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। ये v नॉट आई नॉट को बाहर ले लो, मल्टीप्लाई में है तो पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, v नॉट आई नॉट, और यहां कितना बच जाएगा तुम्हारा पास, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव, ये तुम्हारे पास ये निकल के आएगा। क्या यहां पर कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन सी इंटू साइन डी, अगर तुमने पढ़ा हो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, बायो वालों को मैं बता दूंगा अभी, मैथ्स वाले स्टूडेंट, साइन सी माइनस साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी इंटू साइन डी का, क्या होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, देखो, कॉस सी माइनस डी, ये अपना सी होगा और ये अपना डी होगा, माइनस का कॉस सी प्लस डी, ठीक है। और यहां पर नीचे 2 भी होता है, तो मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो किसका फॉर्मूला बन गया है अपना, 2 साइन सी साइन डी का, यहां पर 2 होते हैं तो 2 को मैंने कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा इक्वेशन, देखो यहां से, देखो P इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगी, V नॉट I नॉट, और यहां पर कितना बचेगा तुम्हारा, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो 2 साइन सी साइन डी, तो यहां पर फॉर्मूला यूज करो, पहले क्या लिखेंगे, cos सी माइनस डी, cos सी कितना तुम्हारा ओमेगा टी, माइनस का डी कितना तुम्हारा ओमेगा टी, और ये कितना हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, cos सी माइनस cos डी, तो सी कितना हो गया ओमेगा टी, और डी कितना हो गया ओमेगा टी माइनस का 5 हो गया, ठीक है। माइनस cos सी प्लस डी, सी कितना है तुम्हारा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, और माइनस का कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो P इंस्टेंटेनियस कितना आ गया तुम्हारा, V नॉट आई नॉट, ये हो गया तुम्हारा cos ओमेगा टी, ये ओमेगा टी से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बच गया cos पाई, माइनस cos, वहां बच गया तुम्हारे पास ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, और माइनस का कितना हो गया, ये तुम्हारे पास इंस्टेंट, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना आ गया, V नॉट आई नॉट, और ये कितना आ गया तुम्हारे पास cos 5, ठीक है। एक टर्म एक बार स्किप हो गई मेरे हिसाब से, एक बार देखो, यहां पर 2 नहीं था, अपने 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 से अपन ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं भूल के रिकेप करा दूं, यहां पर 2 साइन सी साइन डी था, तो बट यहां पर 2 नहीं था, तो अपन ने 2 से ऊपर नीचे क्या करा है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तभी तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये 2 साइन सी साइन डी का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये नीचे कितना आएगा अपना, V नॉट आई नॉट बाई 2 आएगा, तो ये चीज एक बार दोबारा करेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहां पर कितना चलेगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पर भी क्या चलेगा 2, मैं ऊपर भी लिख देता हूं, यहां पर भी क्या चलेगा तुम्हारा 2, ठीक ठीक है। माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का V नॉट आई नॉट अपॉन में 2, और हो जाएगा cos, और हो जाएगा 2 ओमेगा टी, माइनस का कितना हो जाएगा 5। ये तुम्हारी पावर मिलेगी कौन सी, इंस्टेंटेनियस पावर, कौन सी पावर मिलेगी तुमको, इंस्टेंटेनियस पावर। होप तो समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार दोबारा रिकेप करो फटाफट 2 मिनट, ठीक है। वो 2 का फैक्टर देख लेना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने वाला, मैं तो स्किप हो गया था, क्योंकि 2 साइन सी साइन डी का फॉर्मूला यूज करना था अपने को ऊपर, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या निकल गई,
इंस्टेंटेनियस पावर। बट अपन फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड अपन एवरेज पावर फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, एवरेज पावर। ठीक है, हाँ तो इसको देखो एक बार फटाफट। हाँ ठीक है, चलो देखो, तो इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर कैसे करेंगे। एवरेज मैंने तुमको बताया था कैसे लेते हैं, एवरेज बताया था मैंने। एवरेज, एवरेज के लिए अपन इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में टोटल टाइम। बट ये वाला जो टाइम है, ये टाइम पे इंडिपेंडेंट है, तो ये तो एज टी दिया जाएगा। तो वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा cos पाई, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 और cos 2 ओमेगा टी माइनस का 5। ठीक है, नाउ डन। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मे भी तुमने आरएमएस बीआरएमएस पढ़ा था, वहां पर भी इसका इंटीग्रेशन किया था, cos का साइन हो जाता है, और जब लिमिट पुट करते हैं अपन 0 से t तक कंप्लीट एक साइकिल के लिए, तो इसकी वैल्यू कंप्लीटली क्या आती है, 0। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, बट याद रख लेना कि ये पहले भी किया हुआ अपन ने, तो इसका इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा तुम्हारा, 0। मैथ वाले कर सकते हैं ट्राई, बाकी बायो कोई करने की जरूरत नहीं है। ये याद रख लेना कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 0। किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो एक बार 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 अपन ने आरएमएस वाले फॉर्मूले में किया था, तो वहां पर एक टर्म टी बचा था, एक टर्म, और ये दूसरी टर्म 0 हो गई थी, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टी एवरेज क्या बचेगा अपने पास, टी एवरेज बचेगा तुम्हारे पास इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2, और ये हो गया तुम्हारे पास cos 5। ठीक है, देखो वी नॉट आई आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस होता है आई नॉट अपॉन में √2 पढ़ा था, और वी आरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस होता है वी नॉट अपॉन में √2। तो यहां पर करो इसको, तो पी एवरेज कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास, पी एवरेज निकल के आएगा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, वी नॉट बाई √2 लिख सकते हैं, इसको आई नॉट बाई √2 लिख सकते हैं। दो को अपन ने ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √2, इंटू में क्या हो गया तुम्हारा cos पाई। इसकी जगह वी आरएमएस, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई आरएमएस आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसको यहाँ पर, तो पी एवरेज इक्वल टू कितना हो गया, पी एवरेज हो गया तुम्हारा आई आरएमएस वी आरएमएस, और cos में कितना हो गया 5। ये तुम्हारा एवरेज पावर आएगा, इंपॉर्टेंट। डन, वी आरएमएस आई आरएमएस। ठीक है, अब यहां से अपने पास 3 केस बनते हैं। अगर मैं आर सर्किट की बात करूं तो आर में मेरा फाई कितना होता है, 0। अगर मैं एल और सी की बात करूं तो वहां पर फाई कितना मिलता है मेरे को, 5/2। और अगर मैं सीरीज रेजोनेंस की भी बात कर लेता हूं, एलसीआर की, तो वहां पर भी फाई कितना मिलता है अपने को, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 5 0 पुट करो, cos 5 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पर पावर कितनी मिलेगी तुमको, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस, यानी कि कंप्लीट पावर मिलती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी है, π/2 है, तो cos π/2 पुट करो, तो p कितना मिलेगा तुमको, cos π/2 0 होता है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली 0 0 वाला यहाँ पर भी फुल पावर मिलेगा, तो कितना मिलेगा, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखना, आर सर्किट के अंदर पावर मैक्सिमम मिलता है, पी और एल में cos π/2 0 होता है, तो 0 0 यानी कोई पावर लॉस तो नहीं होता वहां पर। ठीक है, नो पावर लॉस, एल और सी में क्या होता है, नो पावर लॉस। इसीलिए आजकल अपन मैक्सिमम डिवाइसेस के अंदर क्या लगाने लग गए हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर लगाने लग गए अपन यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत कम पावर लॉस होता है। दूसरा एलसीआर में भी क्या होता है तुम्हारा 5 0 मिलता है, दैट विल बी 5 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा पावर होता है, पावर के बारे में, एवरेज पावर ऑफ द ऐसे सर्किट्स के बारे में क्या फॉर्मूला आएगा, आई आरएमएस वी आरएमएस cos 5 के निकल के आता है यहाँ पर। देन हाँ ठीक है, ध्यान रखना, इस cos 5 को ध्यान रखना पावर फैक्टर कहा जाता है। इस cos 5 को क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर। बहुत जगह बहुत बार तुमको पूछा जाएगा कि आर का पावर फैक्टर कितना होता है, आर के लिए 5 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आर के लिए cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, 1।
एल के लिए cos पाई बाय 2, तो यहां सर एल और सी के लिए कितना मिलेगा तुमको, यहाँ पर 0 मिलेगा। और अगर एलसीआर की बात कर ले अपन, तो एलसीआर के लिए भी कितना मिलेगा तुमको, 1, क्योंकि वहां पर उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है यहाँ पर। तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा पी एवरेज हो गया आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। तो ये कोस पाई को क्या बोलते हैं ध्यान रखना, पावर फैक्टर बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। डन। तो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज पावर क्या हुआ, डन हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट विल बी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो पहली बात तो सुन लो, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। लो अल्टरनेटिंग करंट को हाई में करेगा और हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। दूसरी बात, इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, तो दैट विल बी म्यूचुअल इंडक्शन पे। बहुत बार ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, किस पे करता है, वर्क करता है। और किसको चेंज करता है ये, अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करता है, इसको चेंज करता है, अल्टरनेटिंग को चेंज करता है, ठीक है। तो ये अपना ट्रांसफार्मर की सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी कि अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करता है और किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये किस प्रिंसिपल वर्क करेगा, ये वर्क करेगा किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन के पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन तुमको पता ही क्या होता है कि अगर एक कॉइल के फ्लक्स में अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उससे पास वाली कुंडली में जो उसके पास वाली कॉइल रखी हुई है उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर सर्किट क्लोज है तुम्हारा, तो वहां पर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको अपन क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो अगर एक कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसका इफेक्ट किसमें आएगा, तो हमारे बगल वाली कॉइल में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर भी उसी प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है, और चेंज करता है किसको, यहाँ पर ये एसी को चेंज करता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। नाउ अब मैं डायग्राम बनाता हूं उसका एक बार। कुछ तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लेट्स होती है अलग अलग, अलग अलग प्लेट्स होती है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइल लगाते हैं अपन, और यहाँ पर भी एक कॉइल लगी होती है, इसको अपन सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, इसको अपन प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये क्राउड जो बने होते हैं ना, ये सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं, पहले तो ये बात बताओ, किस आयरन के बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन। और किस फॉर्म में होते हैं, कोर फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, कोर फॉर्म। कोर जानते हो, एक प्लेट है, उसके ऊपर एक प्लेट और रख देंगे, उसके ऊपर एक प्लेट और रख देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, जब ये कोर को अपन सेट करते हैं तो बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, ताकि एक प्लेट का जो कंडक्शन का है वो दूसरे पे कंडक्शन का इफेक्ट ना आए। तो बीच में क्या भर देते हैं अपन, एक इंसुलेटिंग मटेरियल भर देते हैं, ताकि वो कोर एक दूसरे से चिपक जाए और एक दूसरे को इफेक्ट ना करे वहां पर, ठीक है। तो ये कोर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, कोर बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है, कभी कभी पूछा जाता है, दैट विल बी एडी करंट। जितना छोटा लूप होगा एडी करंट उतनी ही ज्यादा, उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी। और एडी करंट क्या करती है, हीट लॉस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। अगर तुम एक पूरा लूप ले लोगे, कंप्लीट एक लूप लोगे, तो वहां पर हीट लॉस क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा होगा। उसी हीट लॉस से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर को कोर के फॉर्म में बनाते हैं, कोर एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट दूसरी रख देते हैं, ठीक है, ताकि अपने को एडी करंट से होने वाला लॉस क्या मिल सके, अपने को कम मिल सके यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए अपन कोर बना रहे हैं। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो आसानी से कोर बन जाती है, दूसरा मैग्नेटिक परमेबिलिटी अच्छी होती है इनकी यहाँ पर, ठीक है। तो करंट अच्छा फ्लो होगा इसमें यहाँ पर, इसी वजह से अपन सॉफ्ट आयरन का यूज में लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो पूछा नहीं था, बट कोर का जरूर पूछा जाता है। एडी करंट का क्या करते हैं अपन, लॉस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं इसके अंदर, ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात,
कंस्ट्रक्शन में और क्या है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसको ऐसा सेट किया जाता है ताकि प्राइमरी कॉइल में अगर कोई फ्लक्स चेंज होता है ना तो उसे एसोसिएट ईएमएफ इंड्यूस्ड वो उसे एसोसिएट फ्लक्स किसमें आ सके, सेकेंडरी में। इतना पास रखा जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पास में रख दिया, बट इस तरीके से सेट करते हैं इनको ताकि प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो तुम्हारे सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में, मतलब सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएट हो सके। मतलब इस तरीके से इन दोनों कॉइल को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को अपन क्या लिख रहे हैं, एनपी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को मैं क्या लिख रहा हूं, एनएस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, नंबर्स। ठीक है, तो इसमें जो फ्लक्स का जो चेंज आएगा, फ्लक्स का जो चेंज आएगा वो अपन डिफाइन करते हैं किससे, दैट विल बी फैराडे लॉ से। और फैराडे लॉ तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो ईएमएफ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं उसको एक बार। तो ये मोटा मोटा इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। नोट्स में मैंने थ्योरी में अच्छे से लिख रखा है, एक बार वहां पर भी रीड कर लेना तुम एक बार। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, फैराडे लॉ क्या होता है, ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी फाई अपॉन में dt। तो अपन ने कुछ एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वो क्या देखा था, माइनस का सॉरी प्लस का n, और ये क्या होता है डी फाई अपॉन में dt। ईएमएफ को अपन पोटेंशियल लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, वैसे कभी कभी लिखते हैं इसको, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर v लिख सकता हूं मैं इसको। और अगर मैं प्राइमरी कॉइल की बात करूं तो प्राइमरी कॉइल के लिए वोल्टेज कितना होगा, n, इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी कॉइल के हो जाएंगे, और डी फाई अपॉन में dt, और ये भी तुम्हारा जो फ्लक्स होगा ये चेंज हो जाएगा नाउ, और ये भी प्राइमरी कॉइल का होगा। अगर मैं सेकेंडरी कॉइल का लिखूं तो एन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एस आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन में ए बी डी टी। ठीक है, तो ये तुम्हारा वीपी हो गया, ये तुम्हारा वीएस हो गया। ठीक है, और ये एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एनपी का क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब अपन एक कंडीशन लेते हैं यहाँ पर, इफ जो फ्लक्स लीक हो रहा है ना उसको अपन जीरो सपोज कर रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई फ्लक्स लॉस नहीं हुआ, कंप्लीट फ्लक्स किसके अंदर आ गया, तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो क्या रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इक्वल रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा, दोनों की रेट ऑफ चेंज क्या रहेगी, बिल्कुल इक्विवेलेंट, ये प्राइमरी की और ये किसकी, तुम्हारी सेकेंडरी की है। ठीक है, तो अपन एक कंडीशन लगा के कह रहे हैं कि फ्लक्स लीकेज क्या है, तुम्हारा जीरो है, और फ्लक्स लीकेज जीरो होगा तो दोनों कॉइल में जो फ्लक्स रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो तुम्हारा डी फाई अपॉन में डी टी प्राइमरी कॉइल में है वो इक्विवेलेंट होगा किसके, डी फाई अपॉन में डी टी किसके इक्विवेलेंट होगा, तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, बट ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि फ्लक्स लीक क्या हो रहा है, तुम्हारा जीरो की तरफ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इनका रेशियो निकालूं वीपी अपॉन में वीएस इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, बताओ, एनपी अपॉन में एनएस आ जाएगा, डन। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा बताओ, इधर जाएगा डी फाई अपॉन में dt अपॉन में कितना जाएगा प्राइमरी, और डी फाई अपॉन में dt अपॉन में कितना जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी, डन। ठीक है, बट अब तुम्हें पता है कि प्राइमरी का सेकेंडरी का फ्लक्स इक्विवेलेंट है, तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी तुम्हारी, कैंसिल। यहां पर प्राइमरी कर देना, dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, डी फाई, और इसकी प्राइमरी के इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू बचेगी तुम्हारे पास, कैंसिल होने के बाद वैल्यू बचेगी तुम्हारी कितनी, Vp अपॉन में Vs इक्वल होगा हो जाएगा तुम्हारा Np अपॉन में Ns। ये इक्वेशन नंबर में क्या दे देता हूं, उसको ए दे देता हूं। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास, Vp अपॉन में Vs और Vp Np अपॉन में Ns। मतलब अगर तुम प्राइमरी कॉइल पे जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के। प्राइमरी कॉइल पे अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हो तो तुम्हारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद अपन ने फ्लक्स को इक्विवेलेंट माना है, एक और चीज मान के चल रहे हैं कि इनकी जो पावर है वो भी दोनों कॉइल की इक्वल रहेगी। तो पी आई इक्वल टू या पी इक्वल टू पी एस, दोनों की पावर इक्विवेलेंट। इसको पी का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, Vp इंटू आई पी इक्वल होगा किसके, Vs अपॉन में Is लिख सकते हैं। यहां से Vp अपॉन में Vs को नीचे लेके जाऊंगा मैं, तो क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं Is अपॉन में Ip लिख सकता हूं, ये नीचे चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये नया फॉर्मूला निकल के आया। और अभी अभी अपन क्या पढ़ के आए थे कि Vp अपॉन में Vs इक्वल टू किसके होता है, Np अपॉन में Ns के। ठीक है,
ये अपनी इक्वेशन नंबर ए थी अपनी। तो क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, वीपी अपॉन में वी एस इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन में आई। मतलब करंट के दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हो प्राइमरी कॉइल के अंदर, तो उस वाली कॉइल का करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एनपी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला तुमको इंपॉर्टेंटली याद रहेगा, याद रहोगे पक्का। चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है? ट्रांसफार्मर होते हैं अपने दो टाइप के। कौन कौन से? ट्रांसफार्मर होता है दो टाइप का। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पढ़ रखा तुम लोगों ने? हाँ, क्या क्या करते हैं? स्टेप अप क्या करता है बताओ? हाँ, स्टेप अप क्या करता है? हाँ, ये लो अल्टरनेटिंग करंट को कहां चेंज करता है? ये हाई में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? लो को हाई में। तो एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। डायग्राम इंपोर्टेंट है इसका। ये ट्रांसफार्मर का साइन होता है। ये होता है, ये अपनी प्राइमरी कॉइल थी, ये अपनी सेकेंडरी कॉइल है। ये नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है। इसका वोल्टेज वीपी हो जाएगा, इसका वोल्टेज ये, इसमें करंट आईपी हो जाएगी, इसमें करंट आईएस हो जाएगी। तो देखो साफ साफ भी दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कम है और सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। किसके लिए? स्टेप अप के लिए। ठीक है। और नंबर ऑफ, सीधी सी बात है, अगर वोल्टेज आईपी प्रोपोर्शनल होता है तो वीपी लेस देन किससे हो जाएगा, वीएस। बट करंट ज्यादा रहेगी किसके अंदर, आईपी में। आईपी की करंट ज्यादा होगी किससे? तो ध्यान रखना इन दोनों चीजों को। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं प्राइमरी कॉइल। तो इसीलिए होता है ये लो वोल्टेज से किस में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये तुम्हारा कौन सा होता है, स्टेप अप। स्टेप डाउन क्या लिखोगे? हाई को किस में करेगा, ये लो में करेगा। बिल्कुल कर देते हैं। ये लो, यहां पर वही आ जाएगा, जो तुम्हारा एनपी होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एनएस से। तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली बीपी ग्रेटर हो जाएगा किससे, वीएस से। बट करंट क्या रहेगी इसमें, लॉस हो जाएगी। तो आईएस ग्रेटर होगा किससे, आईपी से। ये तुम्हारा स्टेप डाउन होता है। और ये किसको कन्वर्ट करता है, हाई को किस में करता है, लो में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है, लो में कन्वर्ट करता है। ये तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया और ये तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया यहाँ। ठीक है। आई थिंक बेटर समझ में आया होगा। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है और ये डिफाइन करता है। तो कभी कभी एक दो मार्क्स में पूछ ले तो डायग्राम जरूर बना के आना। यार ना मैंने उल्टा सीधा बनाया, कॉइल्स देखो यहाँ ज्यादा वहां कम है, यहाँ कॉइल ज्यादा यहाँ कॉइल कम है। तो इस चीज का तुम विशेष ध्यान रखोगे यहाँ पर। ठीक है, डन। ठीक है। ना उसके बाद में क्या आता है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। कैसे निकालते हो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर? हाँ, सेकेंडरी कॉइल में कितनी पावर आई, कहां से, फर्स्ट वाली कॉइल से, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो एफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, नीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा से। तो सेकेंडरी कॉइल में पावर अपॉन में प्राइमरी कॉइल में पावर, और मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, 100 में। यही तुम्हारी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ध्यान रखना। एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 100 पॉसिबल होती है। बट ऐसा तो कुछ डिवाइस नहीं बना दिन तक जो किसी भी पावर को 100% क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। आइडियल केस में अपन मान सकते हैं इसको। ठीक है। कार्नोट तो 11th में पढ़ा होगा तुमने, कार्नोट साइकिल, कार्नोट थ्योरम दी थी। इंजन बनाया था एक, कार्नोट इंजन भी क्या होता है, वो भी 98-99 की अप्रोक्सी एफिशिएंसी दे पाया था। तो 1-2% तो लॉस हो ही जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है तुम्हारी, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है यहाँ पर। डन। ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है। अब तुमको एक टॉपिक है थ्योरेटिकली, वो तुमको रीड करना है, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर।
एनर्जी लॉस क्या होंगे ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पहला होता है हीट लॉस, इसमें H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वो एक बार रीड कर लेना। दूसरा क्या होता है एडी करंट वाला, ठीक है, और इसके बाद में एक दो पावर लॉस हो होते हैं, वो तो मैं एक बार थ्योरेटिकली रीड कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर मैंने क्या करा दिया है, हमारा कंप्लीट करा दिया है यहाँ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एक बार रीड करना इसको, समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और था, मैं एक बार बता देता हूँ। वोल्टलेस करंट का, ठीक है, कि वोल्टलेस करंट क्या होती है। एक ऐसी करंट जिसका एसी में, ऐसे अल्टरनेटिव करंट जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता पावर लॉस में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे करंट के कंपोनेंट को अपन क्या बोलते हैं, वोल्टलेस करंट। क्या बोलते हैं, वोल्टलेस करंट बोलते हैं आप। ठीक है, जैसे ये अपना आई है, ठीक है, और यहां से एंगल कितना बन रहा है अपना फाइव, तो इस तरफ करंट का कंपोनेंट क्या आएगा, आई कोस फाइव, इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा तुम्हारा, आई साइन फाइव। ठीक है, तो ये भी यूज में आता है, बट ये जो कंपोनेंट है ना, ये कहीं यूज नहीं आता, इसलिए आई कोस साइन फाइव को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टलेस करंट। ध्यान रखना, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लें तो आई साइन फाइव वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा अपना, ये वोल्टलेस करंट का करंट होगा। तो ऐसा कंपोनेंट जो पावर लॉस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, या कोई कंपोनेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इसका, उस वाले कंपोनेंट को अपन क्या बोलेंगे, उस वाले कंपोनेंट को बोलेंगे अपन वोल्टलेस करंट का कंपोनेंट बोलेंगे। तो आई साइन फाइव तुम्हारा क्या होगा, वोल्टलेस करंट होगी यहाँ पर। ठीक है, डन, पक्का। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर क्या होता है, 7, 10। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने कर ही लिया, इसके वीडियो में कर ही दिए, चैप्टर नंबर क्या हो गया, 7 कंप्लीट हो गया। नाउ जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे तुम्हारे, वो आएंगे या तो रे ऑप्टिक्स के आएंगे, या तुम्हारे वेव ऑप्टिक्स, या तो चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 10। वो तुम बता देना कौन सा स्टार्ट करना है, रे ऑप्टिक्स करें या वेव ऑप्टिक्स करें, ओपन कर लेंगे यहाँ पर। मैं भी वेव कर लेंगे या रे कर लेंगे, वेव कर लेंगे थोड़ा छोटा भी पड़ेगा, थोड़ा जल्दी भी कवर हो जाएगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, डन कर लोगे, तो ऐसी कंप्लीट हुआ, इसकी रिवाइज करना, छोटे मोटे कोई न्यूमेरिकल्स, अपन न्यूमेरिकल का सेशन बाद में रखेंगे, तो बस थोड़ी थोड़ी कंप्लीट करना अपने यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।